जय भीम दोस्तों, एग्जाम ईयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री। इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे और एकदम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसको हम लोग 30 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पिछले ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे। इनको हम लोग चारों ऑप्शन को एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्रोत कौन सा नहीं है? स्रोत कौन सा नहीं है, क्वेश्चन का यह कहना है। तो अभिलेख जो होते हैं ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं, सिक्के भी पुरातात्विक स्रोत होते हैं और स्मारक भवन ये भी पुरातात्विक स्रोत होते हैं। जबकि वेद जो होते हैं, वेद होते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत होते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपीग्राफी कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एपीग्राफी कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को। अगर हम लोग प्राचीन अभिलेखों की बात करें तो अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। इसके हैं अशोक के अभिलेख 300 ईसा पूर्व के आसपास के। अशोक के जो अभिलेख थे ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जिनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने कब प्राप्त की थी? तो प्राप्त की थी 1837 ईस्वी में। के बाद हम लोग देखते हैं सिक्के। तो सिक्कों को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। 206 से लेकर के 300 ईसा पूर्व के जो आसपास की जानकारी इतिहास की मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो सिक्कों के माध्यम से ही मिलती है हमें। 206 से लेकर के 300 ईसा पूर्व की जो जानकारी मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है? सिक्कों के माध्यम से मिलती है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के थे, इन्हें आहत मुद्रा या पंचमार्ग सिक्के कहा जाता था। आहत मुद्रा इसलिए कहा जाता था, इन्हें ठप्पा मार के बनाया जाता था। इन पे 5 प्रकार के चिन्ह बने होते थे, इसीलिए इन्हें पंचमार्ग कहा जाता था। तो इन इन 5 चिन्हों में होते थे, पेड़ होते थे, मछली होती थी, सांड होते थे, अर्धचंद्र होते थे और क्या होता था? और होते थे हाथी का चित्र। ये 5 प्रकार के इन पे चिन्ह देखने को मिलते थे, इसीलिए इन्हें पंचमार्ग सिक्के कहा जाता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्मारक और भवन। स्मारक भवन में हम लोग पढ़ेंगे आगे। स्मारक भवन में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनके बारे में डिटेल से हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? यानी निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसका समय निर्धारण रहता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का समय रहता है। यानी जो ऋग्वेद है इसका समय काल कितना है? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य का समय ऋग्वेद का रहता है। ऋग्वेद के बाद में सामवेद, ऋग्वेद के बाद में आता है यजुर्वेद, इसके बाद में आता है सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इन चारों वेदों को एक साथ कहा जाता है संहिता कहा जाता है। और 3 वेदों को कहा जाता है त्रेय। 3 वेद कौन कौन से? अथर्ववेद को छोड़ करके जो 3 वेद होते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को कहा जाता है त्रेय कहा जाता है, यानी वेद त्रेय कहा जाता है। तो ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं हम लोग हैं। आगे देखते हैं हम लोग हैं पुराण। यानी अगला क्वेश्चन है पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण। और ये प्रमाणिक भी है, यानी प्रमाणिक और सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। और पुराणों की रचना किसने की थी? तो पुराणों की रचना की थी, या रचना कह सकते हैं या संकलन कह सकते हैं। तो पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? तो लोमहर्ष को कहा जाता है। लोमहर्ष। और इनके पुत्र उग्रश्रवा को श्रेय दिया जाता है। तो पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता या संकलनकर्ता कह सकते हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को कह सकते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे प्रमाणिक कौन सा है? मत्स्य पुराण। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? यानी बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ये इसमें बुद्ध की यानी जीवन चरित्र से लेकर सारी वो घटनाओं का वर्णन किया गया है किसमें? त्रिपिटक में। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। और कौन सा तीसरा? विनय पिटक।
3 भागों में से बांटा गया है। दीपवंश और महावंश क्या है? दीपवंश जो महावंश है ये पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। ये इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किसकी? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। और जो कथावास्तु है, तो कथावास्तु क्या है? तो कथावास्तु है या हीनयान संप्रदाय का, हीनयान संप्रदाय का, हीनयान संप्रदाय था, इसका प्रमुख ग्रंथ है। यानी प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावास्तु। हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावास्तु। इस हिसाब से हम लोग चारों, यानी इसी हिसाब से हम पूरा इतिहास कवर करेंगे, यानी चारों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि 10 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चनों का फर्क देखने को मिलेगा। में अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जिस हिसाब से बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक, उसी हिसाब से जैनों का प्रमुख ग्रंथ है आगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौटिल्य की रचना कौन सी है? यानी कौटिल्य की रचना कौन सी है? तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अष्टाध्याय किसकी रचना है? तो अष्टाध्याय जो रचना है ये है पाणिनि की। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो अष्टाध्याय के लेखक हैं पाणिनि। मुद्राक्षर के लेखक कौन है? तो मुद्राक्षर के लेखक हैं विशाखदत्त। मुद्राक्षर के लेखक हैं विशाखदत्त। जबकि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। और महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। तो एग्जाम में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो था, इसने हिस्टोरिका नामक बुक की रचना की थी। इसकी रचना की थी हिस्टोरिका नामक बुक की रचना की थी। इसमें 5वीं सदी के इतिहास का वर्णन मिलता है। और जो निर्यातक था या सिकंदर के समय में भारत आया था। किसके समय में? सिकंदर के साथ में भारत आया था। इस हिसाब से 2 ऑप्शन क्लियर हो गए। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, तो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज जो था या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने हिस्टोरिका नामक, सॉरी, मेगस्थनीज जो था या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री कौन था? निम्नलिखित में से चीनी यात्री कौन आया था जो किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आने वाला चीनी यात्री था हास्य। इसके बाद में हवेन सांग। तो हवेन सांग कब आया था? ये भी चीनी यात्री था। ये आया था 7वीं सदी में। भी चीनी यात्री था, 7वीं सदी में आया था। और ये किसके समकालीन था? तो ये हर्षवर्धन के समकालीन था। यानी किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। हायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और जो हवेन सांग है ये किसके समय में आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। ये एग्जाम में काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद में इत्सिंग। इत्सिंग भी, इसके बाद में इत्सिंग। तो इत्सिंग भी 7वीं सदी में भारत आया था। ये भी चीनी यात्री था। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लिनी। तो प्लिनी, ये कहाँ का था? तो ये रोम का निवासी था। प्लिनी जो था ये रोमन यात्री था। इसके बाद हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी यात्री कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ में भारत आने वाला अरबी यात्री था, कौन था? अलब्रूनी था। अलब्रूनी था। किसके समय में आया था? या गजनवी के समय में आया था। महमूद गजनवी के समय में 11वीं सदी में आया था। इसकी रचना क्या है? तो इसकी रचना क्या है? अलब्रूनी की रचना क्या है? तो अलब्रूनी की रचना है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। अलब्रूनी की रचना कौन सी? तहकीक ए हिंद। उसके बाद हम लोग देखते हैं इब्बन बतूता। इब्बन बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेहला नाम से जाना जाता है। इसका यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? रेहला नाम से जाना जाता है। हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इस इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्या इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंडिका के लेखक कौन है? यानी इंडिका के लेखक कौन है? अभी हमने इससे पहले बताया था इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज है। जिसमें
मैगथनीज है, इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जो इंडिका है इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य काल के बारे में जानकारी। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जय भीम दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में।